कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भाइयों बहनों को मोनिका बहन और पीयूष भैया की राम राम। किसान भाइयों, स्वागत है आपका दिसंबर माह की किसान वाणी चौपाल में। किसान भाइयों, दिसंबर माह की अपनी एक अलग ही पहचान और खासियत है। पूरे साल भर की अच्छी बुरी यादें दिसंबर माह अपने अंदर समेट लेता है। हाँ पीयूष भैया, वो दिसंबर माह ही तो है जब धूप गुनगुनाने लगती है और सर्दी मुस्कुराने लगती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, लोगों के खान पान और दिनचर्या में भी बदलाव होने लगते हैं। सही कहा मोनिका बहन। मौसम में छाई गुलाबी ठंड, आग का मीठापन और गरम गरम पकवानों का सेवन सबको खूब लुभाता है। भैया, दिसंबर माह हमारे किसान भाइयों के लिए भी बेहद खास होता है। इन दिनों खेतों में रबी की फसल की बुआई लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर होती है। फसलों का अंकुरण होने के बाद धरती ऐसी प्रतीत होती है मानो किसी ने मखमल की हरी चादर पूरी धरती पर बिछा दी हो। हाँ, फसलों पर पकने वाली ओस की बूंदें मोती के समान दिखाई देती है। खेती किसानी से जुड़े कई ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे किसान भाइयों को दिसंबर माह में करने होते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इसी विषय पर होगी हमारी आज की बात। जी हाँ, दिसंबर माह के कृषि कार्य, साथ ही होगा हमारा मेहमान क्रम जिसमें चना और मसूर की दलहनी फसल पर हमें जानकारी देंगे ग्राम ढिमराढाना, जिला छिंदवाड़ा के निवासी एक युवा कृषक श्री संजय कवरेती जी। इन्हीं क्रमों के साथ होंगे कुछ जरूरी संदेश भी और आपके मनपसंद लोकगीत और लोक भजन आपको सुनवाएंगे। तो चलिए मोनिका बहन, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं श्री राम सेवक श्रीवास्तव की आवाज में ये लोक भजन। तुलसी की पूजा हम करें, हमें क्यों ना मिले भगवान। तुलसी की पूजा हम करें, हमें क्यों ना मिले भगवान। तुमने कहा था मोहन मंदिर में मिले हैं, तुमने कहा था मोहन मंदिर में मिले हैं। मंदिर की पुजारिन हम बने, हमें क्यों ना मिले भगवान। मंदिर की पुजारिन हम बने, हमें क्यों ना मिले भगवान। तुलसी की पूजा हम करें, हमें क्यों ना मिले भगवान। तुमने कहा था मोहन तालों में मिले हैं, तुमने कहा था मोहन तालों में मिले हैं। तालों की धोबन हम बने, हमें क्यों ना मिले भगवान। तालों की धोबन हम बने, हमें क्यों ना मिले भगवान। तुलसी की पूजा हम करें, हमें क्यों ना मिले भगवान। तुमने कहा था मोहन बागों में मिले हैं, तुमने कहा था मोहन बागों में मिले हैं। बागों की मालिन हम बने, हमें क्यों ना मिले भगवान। बागों की मालिन हम बने, हमें क्यों ना मिले भगवान।
तुलसी की पूजा हम करें, हमें क्यों ना मिले भगवान। तुमने कहा था मोहन कुइयों में मिल है, तुमने कहा था मोहन कुइयों में मिल है। कुइयों की ढिमरन हम बने, हमें क्यों ना मिले भगवान। कुइयों की ढिमरन हम बने, हमें क्यों ना मिले भगवान। तुलसी की पूजा हम करें, हमें क्यों ना मिले भगवान। तुलसी की पूजा हम करें, हमें क्यों ना मिले भगवान। क्यों ना मिले भगवान, क्यों ना मिले भगवान। वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग। आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने, छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985। श्रोताओं, इस संदेश के बाद चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं हमारी आज की बात से। हमारी आज की बात हम करने जा रहे हैं दिसंबर माह में होने वाले कृषि कार्य पर। किसान भाइयों, दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस समय रबी फसलों की बुआई का दौर जारी है। वहीं कई किसान पहले से ही रबी फसलों की बुआई कर चुके हैं। ऐसे में हम आपको रबी फसलों समेत बागवानी से जुड़े कार्यों की जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें दिसंबर माह में करने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ पीयूष भैया, आज हम यहाँ गेहूं, चना, राई, सरसों, रवि की मक्का, आलू और आम और लीची के बाग से जुड़े कामों को लेकर हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं। हाँ। इन कार्यों को पूरा करने से हमारे किसान भाइयों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण पैदावार हासिल करने में मदद मिलेगी। और सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की फसल के बारे में। हाँ मोनिका बहन, किसान भाइयों, यूं तो बड़ी संख्या में किसान पहले ही गेहूं की बुआई कर लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आपने बुआई नहीं की है तो जल्दी कर लें, क्योंकि ज्यादा देर करने पर इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ेगा। वहीं अगर पछेती बुआई में देर हो रही है तो बीजों की संख्या को बढ़ा लें, इससे पैदावार में आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, वहीं खरपतवार के निपटारण की अगर हम बात करें, क्योंकि फसल रवि की हो या खरीफ की, खरपतवार की समस्या एक आम समस्या है। तो इसके निपटारण के लिए हमारे किसान भाइयों को हम बता दें कि वे सल्फ्यूरॉन 75 WP या फिर सल्फ्यूरॉन का 75% के साथ मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 5% और WG 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं और पहली सिंचाई के बाद इसका छिड़काव बेहद लाभप्रद होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो किसान भाइयों, अब हम आपको बताते हैं चना फसल की देखरेख के बारे में। किसान भाइयों, प्रमुख रबी फसल चना के इस समय पहली बुआई की जरूरत होती है। बुआई के लगभग 45 से 60 दिनों के बीच सिंचाई आपको करना चाहिए। वहीं अगर जरूरत लगे तो बाद में भी सिंचाई कर सकते हैं और इस दौरान खरपतवार से निपटने के लिए लगातार फसलों की निगरानी और देखभाल जरूर करते रहें। बिल्कुल पीयूष भैया, हमारे किसान भाइयों को और आपको भी हम बता दें कि चना बहुत कम सिंचाई में पैदा होने वाली एक फसल है, है ना। इस समय चना फसल में झुलसा रोग लगने का खतरा भी बना रहता है, तो ऐसे में इससे बचाव का भी उपाय हमारे किसानों को तैयार रखना होगा। झुलसा रोग का प्रकोप दिखने पर इसकी रोकथाम के लिए 2 किलोग्राम मैनकोजेब 75%, 50 WP का 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना लें और प्रति एकड़ के में छिड़काव करें। ये प्रयोग आप 10 दिन के अंतराल में दोबारा भी कर सकते हैं। बिल्कुल।
अब किसान भाइयों आपको बताते हैं राई और सरसों की सिंचाई के बारे में। किसान भाइयों, रबी सीजन की प्रमुख दलहन फसल राई और सरसों की बुआई करने वाले किसानों के लिए ये महीना एक सिंचाई के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ। इसमें बुआई के लगभग 55 से 65 दिन बाद दूसरी सिंचाई की जरूरत पड़ती है और वहीं समय पर सिंचाई से अच्छी क्वालिटी की पैदावार हासिल होती है। बिल्कुल किसान भाइयों, रवि सीजन की मक्का बेहद ही फायदेमंद का सौदा है। इस समय अगर आपको बुआई किए हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं तो पहली निंदाई गुड़ाई और सिंचाई का काम आप जल्द से जल्द निपटा लें। बिल्कुल। शीतकालीन मक्का के लिए नमी बहुत जरूरी है, इसलिए नमी बरकरार रखने के लिए खेत में समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। बिल्कुल, हल्की सिंचाई बहुत ही जरूरत है। किसान भाइयों, इस समय आलू की फसल की हम बात करें तो आलू की फसल में लगभग 10 से 15 दिन के गैप में सिंचाई करें और खेतों को पाले से बचाने के लिए धुएं का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा दिसंबर में आलू पर झुलसा और एफिड रोग का खतरा हो सकता है। इनके लक्षण दिखने पर मैंकोजेब 2 ग्राम और फास्फेमिडान 0.6 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाएं और लगभग 10 से 12 दिनों के गैप में 2 से 3 बार घोल का छिड़काव करें। बिल्कुल किसान भाइयों, पछेती आलू में दिसंबर और जनवरी माह में अधिक ठंड की आशंका होने पर फसल की सिंचाई कर देनी चाहिए और पाले से बचाव के लिए खेत में नमी बनाए रखें और पाले से बचाव के उपाय भी करें, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि आप खेत में धुआं कर सकते हैं और राख का छिड़काव भी पाले से बचाने के लिए आप खेत में कर सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, इस समय बागों, फलदार पेड़ों और पौधों पर कीटों के हमलों का खतरा बना रहता है। ऐसे में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर पेड़ों को बचाएं। खासकर इस मौसम में आम, अमरूद और लीची के पेड़ों में मिलीबग के हमले का जो खतरा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में इससे बचने के लिए एक उचित उपाय जो है जरूर करें। बिल्कुल किसान भाइयों, इस समय फल बगीचों में खाद देने का भी समय होता है। आम, नींबू और अनार के पौधों में गोबर की खाद 17 से 20 किलोग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष के हिसाब से आप डाल लें और यदि आपका जो पौधा है वो 5 वर्ष या उससे ऊपर का है तो फिर इसमें गोबर की खाद 77 से 100 किलोग्राम प्रति पौध के हिसाब से आप दे सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि खाद देने के साथ आप खेत में निंदाई गुड़ाई का कार्य भी करते रहें। बिल्कुल किसान भाइयों, आगामी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन को और अधिक गुणवत्ता के साथ बढ़ाने की आवश्यकता है। रबी फसलें जैसे कि हम बात करें तो चना, मटर, मसूर, सरसों, गेहूं, आलू और अन्य सब्जी वर्गीय फसलें खेती में खड़ी हैं और इनकी अच्छी पैदावार लेने के लिए किसानों को मौसम के उतार चढ़ाव का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। इसमें उन्हें पाला, कोहरा के साथ साथ कुछ रोग, कीट और व्याधियों का प्रकोप और अचानक पड़ने वाले वातावरण के तापमान से अपनी फसलों की सुरक्षा करनी जरूरी है। मौसम में हम देख ही रहे हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा कभी कभी तो हम देखते हैं कि बारिश भी बीच में होने लगती है। तो इन स्थितियों के लिए हमारे किसान भाइयों को तैयार होना होगा। खेत में पर्याप्त नमी होने पर फसल बढ़वार के साथ साथ पौधों में पाले से बचने की क्षमता भी बढ़ती जाती है ना। तो टमाटर जैसी सब्जी वर्गीय फसलों की अगर हम बात करें तो इनका प्रसंस्करण करके मूल्यवर्धन द्वारा अधिक आय हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, इससे कृषक स्वरोजगार सृजन करने जो कृषि उद्यमी भी बना सकते हैं और दिसंबर में अधिकतर फसलें अपनी क्रांतिक बढ़वार की अवस्था में होती है। समय पर बोया गया गेहूं जो है इस माह में क्रांतिक चंदेरी जड़ अवस्था में होता है, जिस कारण सिंचाई के लिए प्रबंधन बेहद आवश्यक हो जाता है और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ पोषक तत्वों पर भी विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ छोटे मोटे कार्यों को ध्यान में रखकर हमारे किसान भाई बड़ी आसानी से रबी की फसल का उत्पादन अच्छा और उन्नत बना सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की बात दिसंबर माह में कृषि कार्यों पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मन्नालाल सेन की आवाज में ये लोकगीत।
गई हो माँ, मैया खापर लेके आ गई हो माँ। भयंकर है मैया के रूप, भयंकर है मैया के, मुंडन पेरे माल हो, माता सिंह बाहिनी खापर लेके आ गई हो माँ, मैया खापर लेके आ गई हो माँ। कर बेखे संगार हो, माता सिंह बाहिनी खापर लेके आ गई हो माँ, मैया खापर लेके आ गई हो माँ। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुनाई लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। श्रोताओं, संदेश के बाद अब समय हो गया हमारे आज के मेहमान क्रम का। और आज के मेहमान क्रम में चना और मसूर की दलहनी फसलों की खेती पर हमें जानकारी दे रहे हैं ग्राम ढीमरा ढाना, जिला छिंदवाड़ा निवासी युवा कृषक श्री संजय कवरेती जी। श्रोताओं, मेहमान क्रम में आज चना और मसूर जैसी प्रमुख दलहनी फसलों की उन्नत खेती पर जानकारी देने के लिए चौपाल में हमारे साथ हैं ग्राम ढिमराढाना, जिला छिंदवाड़ा से श्री संजय कवरेती जी। भैया, स्वागत है आपका हमारी किसानवाणी की चौपाल में। आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। मेरी तरफ से भी सभी किसान भाइयों को राम राम। भैया, इन दिनों क्या क्या लगा है आपके खेत में? दीदी, इन दिनों मेरे खेत में गेहूं, चना और मसूर की फसल लगी हुई है। भैया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गेहूं रबी की प्रमुख फसल है, ऐसे में आप चना और मसूर की मिश्रित फसल लगा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें बताइए कि चना और मसूर की बुआई आपने कितने एकड़ में की है? दीदी, चना को मैंने 2 एकड़ में लगाया हुआ है और मसूर मैंने 1 एकड़ में बोई है। अच्छा, और दलहनी फसल के लिए खेत की तैयारी आप कैसे करते हैं? दीदी, खेत की तैयारी के लिए मैंने 2 कल्टीवेटर चलाया है और सीडल के माध्यम से सीधे बीज बो दिया है। भैया, कौन सी मिट्टी में इन फसलों की उपज सबसे बेहतर मानी जाती है? सबसे बेहतर उत्पादन के लिए काली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है और सामान्यतः ये सभी प्रकार की मिट्टियों में हो जाती है। मतलब किसी विशेष मिट्टी की हमें आवश्यकता नहीं है? जी दीदी। भैया, प्रति एकड़ के हिसाब से कितने बीजों की आवश्यकता होती है? प्रति एकड़ के हिसाब से जैसे चने की बात करें तो चना 40 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त होता है और मसूर 20 किलो प्रति एकड़ बोने के लिए पर्याप्त होती है। भैया, बीज की मात्रा तो आपने बता दी, अब हमें ये बताइए कि कौन से बीजों का चयन करते हैं आप बुआई के लिए? बाजार में कई किस्म के बीज उपलब्ध हैं, पर मैं संकर और उन्नत किस्म के बीजों का चयन करता हूँ। इससे अंकुरण अच्छा होता है और उत्पादन ज़्यादा होता है।
अच्छा, और हमें ये तो बताइए कि क्या आप बुआई से पूर्व बीज उपचारित भी करते हैं? जी हाँ, मैं बुआई से पूर्व बीज उपचारित करता हूँ। इससे जड़ गलन रोग से बच जाता है। भैया, बीज की बुआई आप कैसे करते हैं? जी, बीज की बुआई छिड़काव विधि से भी होती है, पर मैं सिरिल के माध्यम से बुआई करता हूँ। इससे बीज और खाद एक साथ एक ही गहराई में समान मात्रा में चली जाती है। और बीजों का अंकुरण कितने दिनों में हो जाता है? जी, बीजों का अंकुरण सामान्यतः 10 से 12 दिनों में हो जाता है। ये अंकुरण चना और मसूर दोनों में एक समान होता है या फिर अलग अलग अंतराल होता है? जी, 2-4 दिन का फर्क पड़ता है, बाकी अंकुरण एक समान ही होता है। भैया, रबी की फसल में सिंचाई की एक अहम भूमिका होती है। सिंचाई आप कब कब करते हैं और इसकी क्या व्यवस्था है आपके खेत में? जी, सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, पर मेरे पास एक छोटा सा कुआं है और सिंचाई के लिए पानी कम है, इसलिए मैं चना और मसूर की फसल लगाता हूँ। इसमें 1 या 2 पानी में मसूर और चना पककर तैयार हो जाता है। मतलब चना और मसूर कम सिंचाई वाली और कम लागत वाली फसलें हैं। जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया। ऐसे में तो हमारे जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था अधिक नहीं है, उनके लिए तो ये फसल बेहतर होगी। जी। भैया, अब बात आती है खाद और उर्वरक की। तो फसल में खाद उर्वरक देने का कोई खासा समय होता है? जी, इसमें खाद की आवश्यकता ना के बराबर होती है, पर बीज बोते समय पोटास, यूरिया और डीएपी को मिलाकर एक बार में ही बो दिया जाता है बीज के साथ। उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा भैया, फसल रबी की हो या खरीफ की, खरपतवार की समस्या तो एक आम समस्या है। इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं? जी, खरपतवार नियंत्रण के लिए निंदाई, गुड़ाई या डोरा के द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। भैया, निंदाई गुड़ाई आप लेबरों के द्वारा करवाते हैं? जी। भैया, चना और मसूर की फसल में आम तौर पर कौन कौन से रोग देखे जाते हैं और इनके नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं? चना और मसूर दोनों में ही इल्लियों का, तनाछेदक इल्लियां और जड़ गलन रोगों का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके नियंत्रण के लिए मैं बाजार में उपलब्ध कीटनाशकों का स्प्रे 2 या 3 बार करता हूं और फूल वर्धक का स्प्रे करता हूं फूल आते समय। अच्छा, और फसल कितने दिनों में लगभग पककर तैयार हो जाती है? इन दोनों फसलों को पकने के लिए 90 से 100 दिनों का समय पर्याप्त होता है। और फिर फसल की कटाई और गहाई आप कैसे करते हैं? फसल की कटाई के लिए मैं लेबरों के द्वारा ही कटाई करवाता हूं और गहाई के लिए थ्रेसर के द्वारा अच्छी सुखाकर थ्रेसिंग करके गहाई करता हूं। भैया, अंत में आप हमारे किसान भाइयों को कोई सलाह देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके पास पानी की मात्रा कम है तो आप चना, मसूर और सरसों की फसल लगाएं। ये फसल बगैर पानी में भी तैयार हो जाती हैं और 1-2 पानी देते हैं तो उत्पादन अच्छा प्राप्त कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत ही उम्दा जानकारी भैया आपने हमारे किसान भाइयों को दी। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, मेहमान क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना चना और मसूर की दलहनी फसल की खेती पर हमें जानकारी दे रहे थे ग्राम ढीमराडाना, जिला छिंदवाड़ा निवासी युवा कृषक श्री संजय कवरेती जी। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। पीयूष भैया, इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद अब एक छोटी सी नसीहत हमारे किसान भाइयों को हम दे दें। भैया, ठंड अब दिनों दिन बढ़ रही है और मौसम विभाग ने भी कल से शीतलहर की आशंका जताई है। हाँ मोनिका बहन, श्रोताओं, ठंड में घर के बच्चों और बुजुर्गों को बहुत देखभाल की जरूरत होती है। बिल्कुल। साथ ही साथ यदि हमारे किसान भाई जो पशुपालन का भी कार्य करते हैं, ऐसे में पशुओं को भी ठंड से बचाने के लिए वे गौशाला में पुरानी बोरियों या टाट से गौशाला को आसपास से ढक सकते हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से कवर कर सकते हैं, जिससे शीतलहर में पशुओं का बचाव भी हो सके। और प्रयास करें कि गौशाला की नियमित सफाई हो और भूमि को भी सूखा रखें। बिल्कुल, क्योंकि ठंडी जमीन से जो पशुओं के जो छोटे बछड़े होते हैं, है ना, उन्हें बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेती है। तो ठंडी जमीन से बचाने के लिए हमारे किसान भाई जमीन के ऊपर या तो भूसा या धान की पराली बिछा दें, या फिर पुरानी बोरियों को भी वो बिछा सकते हैं, जिससे छोटे बछड़ों की देखभाल हो सके। और हो सके तो उन्हें 2 से 3 घंटे धूप में भी बांधना जरूरी है पशुओं को। धूप तो ठंडी में बहुत ही जरूरी रहती है शरीर के लिए। और जैसे कि हमने बात की थी कि बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, तो भाई उन्हें भी धूप में बैठना जरूरी है थोड़ी देर, ताकि विटामिन डी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सके। कुल मिलाकर आप अपना भी ख्याल रखें और अपने पशुओं का भी ख्याल रखें। और अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, तो स्वीकार कीजिए मोनिका पटेल और पीयूष जैन की राम राम, जय जवान जय किसान।
कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।